तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें साहस है, रणनीति है और एक बहुत बड़ा सपना है। मराठा साम्राज्य की कहानी। जरा सोचिए, 17वीं सदी का भारत, जब मुगल सत्ता अपने चरम पर थी। ठीक उसी समय सह्याद्री के पहाड़ों से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इस रोमांचक सफर में और गहराई तक उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि उस दौर में जब पूरे भारत पर एक विशाल साम्राज्य का कब्जा था, तब स्वराज का सपना एक हकीकत कैसे बन पाया। ये कहानी है एक ऐसी ताकत की जो बिल्कुल जमीन से उठी और जिसने हमें हिम्मत और सही रणनीति का मतलब समझाया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है छत्रपति शिवाजी महाराज से। उनका जन्म एक ऐसे वक्त में हुआ था जब दक्कन की सल्तनतें और मुगल साम्राज्य का चारों तरफ दबदबा था, और यहीं से स्वराज्य के विचार का बीज पड़ा। शिवाजी महाराज की शख्सियत पर उनकी मां जीजाबाई का बहुत गहरा असर था। उन्होंने ही बचपन से शिवाजी के मन में धर्म, न्याय और सबसे जरूरी चीज अत्याचारी शासन से आज़ादी यानी स्वराज्य की भावना भरी। यही तालीम उनके आने वाले कल की बुनियाद बनी। तो सपना तो था, पर इसे हकीकत में कैसे बदला गया। चलिए अब समझते हैं कि कैसे एक साम्राज्य खड़ा हुआ और वो कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। अब देखिए, शिवाजी महाराज जानते थे कि वो सीधे सीधे बड़ी सल्तनतों से नहीं टकरा सकते, तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने बड़े मैदानों में लड़ने के बजाय एक एक करके छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिक किलों को जीतना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे उनकी ताकत का बेस बनता गया। और उनकी जीत का जो सबसे बड़ा हथियार था वो था गनीमी कावा। अब ये कोई मामूली युद्ध नीति नहीं थी, ये एक पूरी फिलॉसफी थी। मतलब तेजी से हमला करो, दुश्मन को चौंका दो और फिर गायब हो जाओ। सह्याद्री के पहाड़ों और घाटियों की अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके उन्होंने बीजापुर और मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाओं को कई बार मात दी। और इसी रणनीति से उन्होंने एक के बाद एक किले जीते। तोरणा, रायगढ़, सिंहगढ़, ये नाम सिर्फ किलों के नहीं हैं, ये मराठा शक्ति, उनके स्वाभिमान और उनके बढ़ते दबदबे के प्रतीक बन गए थे। हर एक किले की जीत स्वराज्य के सपने को और पक्का करती जा रही थी। और फिर साल आया 1674, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। रायगढ़ में हुआ उनका राज्याभिषेक, और ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, ये दुनिया को एक ऐलान था। एक ऐलान कि अब मराठा एक संगठित, एक वैध राज्य हैं, और यहीं से उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। देखिए, एक अच्छा योद्धा होना एक बात है, लेकिन एक अच्छा शासक होना बिल्कुल दूसरी, और शिवाजी महाराज दोनों थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका अष्टप्रधान मंडल, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल, जो आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा था। ये दिखाता है कि उनका शासन कितना व्यवस्थित और आगे की सोच वाला था। और उनके शासन की नींव कुछ बहुत ही आधुनिक सिद्धांतों पर टिकी थी। मतलब जनता का भला सबसे पहले, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, और हाँ, ये समझना कि समुद्री सरहदें कितनी जरूरी हैं, जिसके लिए उन्होंने एक मजबूत नौसेना भी बनाई। तो ये तो थी शिवाजी महाराज की कहानी, लेकिन किसी भी साम्राज्य की असली परीक्षा उसके संस्थापक के जाने के बाद होती है। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां मराठों ने बहुत कुछ झेला पर हिम्मत नहीं हारी, और यहीं से साम्राज्य के विस्तार का रास्ता भी खुला। शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली, पर उधर औरंगजेब अपनी पूरी ताकत के साथ दक्कन में आ धमका। 1689 में संभाजी महाराज की शहादत, वो एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ था, लेकिन उनके बलिदान ने मराठों में एक नई आग भर दी। संघर्ष रुका नहीं। राजाराम महाराज और फिर महारानी ताराबाई, इन्होंने उस मशाल को बुझने नहीं दिया। और फिर जब 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, तो मुगलों का सूरज डूब रहा था और मराठों के लिए एक नया सवेरा हो रहा था। और इसी बदलते माहौल में शाहू महाराज के साथ सत्ता का एक नया केंद्र उभरा। उन्होंने शासन की जिम्मेदारी अपने बेहद काबिल पेशवाओं को दी, और बस यहीं से शुरू हुआ पेशवाओं का वो दौर जिसने मराठा साम्राज्य का नक्शा ही बदल दिया। तो अब शुरू होता है मराठा साम्राज्य का गोल्डन पीरियड, एक ऐसा दौर जब मराठा ताकत अपने शिखर पर थी। उनका दबदबा पूरे उपमहाद्वीप में फैला। लेकिन जैसा कहते हैं, शिखर पर ही सबसे बड़ी चुनौती इंतजार करती है। और इस जबरदस्त विस्तार का सेहरा बनता है पेशवा बाजीराव प्रथम के सर पर। कहते हैं वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। सोचिए, उन्होंने मराठा झंडे को मालवा से लेकर दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा दिया।
उनके बाद आए पेशवा बालाजी बाजीराव और उनके दौर में तो मराठा साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर था। जरा अंदाजा लगाइए, उत्तर में अटक से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक। वाकई ये मराठा पावर का पीक था। लेकिन बुलंदियों पर पहुंचकर अक्सर एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। मराठों के लिए वो मोड़ था पानीपत, 1761। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, एक तरफ मराठा साम्राज्य, दूसरी तरफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, और नतीजा मराठों के लिए एक बहुत बड़ी, एक विनाशकारी हार थी। एक ऐसी हार जिसने उनकी कमर तोड़ दी। कई बड़े बड़े योद्धा इस जंग में खो गए। अब पानीपत के जख्म बहुत गहरे थे, लेकिन मराठा कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। पानीपत के बाद माधवराव पेशवा जैसे काबिल लोगों ने साम्राज्य को संभालने की बहुत कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। लेकिन अब असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही था। आपस की लड़ाई, सरदारों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, ये चीजें साम्राज्य को दीमक की तरह खा रही थीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो एक मजबूत साम्राज्य था वो बिखरने लगा। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले सब अपनी अपनी ताकत बढ़ाने लगे। और इस बिखराव का फायदा उठाने के लिए कौन इंतजार कर रहा था? अंग्रेज। फिर हुए 3 एंग्लो मराठा युद्ध और 1818 आते आते मराठा साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और इसी के साथ भारत पर ब्रिटिश राज का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? हाँ, एक साम्राज्य के तौर पे तो हो जाती है, लेकिन जो चीज खत्म नहीं हुई वो थी शिवाजी महाराज की जगाई हुई वो भावना, स्वराज्य की, हिम्मत की और आत्मसम्मान की। ये विरासत हमेशा जिंदा रही और आगे की पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर क्या स्वराज्य की वो जिद, वो भावना, यानी खुद पर राज करने की इच्छा आज भी हमारे अंदर जिंदा है? इस पर जरूर सोचिएगा।